इटली का मशहूर ज़माना फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली उन लोगों में से है जिसने हुक्मरानों को हुक्मरानी के गुर सिखाए, ताकत में रहने के तरीके बताए। अब यूं है कि उसके तरीकों पर, उसके मेथड्स पर तो आज तक रूलर्स दुनिया भर में अमल करते चले आ रहे हैं, लेकिन तारीख में कोई एक वक्त भी ऐसा नहीं रहा कि मैकियावेली कंट्रोवर्शियल ना हुआ हो, उस पर बेपनाह तनकीद ना हुई हो। आपने अक्सर देखा होगा कि पावर प्लेयर्स अपने मुखालिफ को ताना देने के लिए अक्सर मैकियावेली प्रिंसिपल्स का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये तो मैकियावेली के तरीकों पर अमल कर रहा है, उसकी द प्रिंस को फॉलो कर रहा है। अक्सर MBS पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है और पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि एक हुक्मरान दूसरे पर ये इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन दोस्तों, शायद बहुत ही कम लोग ये जानते हों कि मैकियावेली ने ये किताब द प्रिंस, मशहूर ज़माना किताब जो 200 सफ़ात से भी कम में प्रिंट हो जाती है मॉडर्न फॉन्ट साइज में, ये उसने लिखी क्यों थी, ये मुख्तसर सी किताब। हम आपको दोस्तों मैकियावेली और उसकी इस किताब द प्रिंस की मुख्तसर कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, निकोलो मैकियावेली 1469 में इटली के शहर फ्लोरेंस में पैदा हुआ था। लेकिन उस वक्त जबकि ये बात है, ये इटली जो था रोमन एम्पायर का कभी मरकज जो होता था, अब इसके हिस्से बखरे हो चुके थे, ये बुरी तरह बिखर चुका था। इसकी जियोग्राफी में अब बहुत सी छोटी छोटी सिटी स्टेट्स, शहरी रियासतें कायम हो चुकी थीं और इन रियासतों में जंगो जदल, लड़ाई झगड़ा आए रोज की बात थी। महल्लाती साजिशें और लूटमार का बाजार भी गर्म रहता था। ये सारा रीजन और इटालियंस इतने कमजोर हो चुके थे कि ताकतवर हमसायों यानी स्पेन और फ्रांस के रहमो करम पर ये हुआ करते थे। बल्कि इटालियंस जो थे, यहाँ के सब लोग, ये एक नातवां, एक लागर, एक वीक कौम की अलामत बन चुके थे। मिसल मशहूर थी, लोग मिसाल दिया करते थे कि इटालियंस वही ना जिन्हें तो लड़ना तक नहीं आता। तो दोस्तों, ये वो हालात और जोग्राफिया था जिसमें मैकियावेली ने फ्लोरेंस में आंख खोली। उन दिनों फ्लोरेंस इटली के जोग्राफी के अंदर एक छोटी शहरी रियासत की शक्ल में कायम था, लेकिन इस शहरी रियासत में भी डेमोक्रेसी और आमरीत के दरमियान मुसलसल बिल्ली चूहे का खेल चलता रहता था। कभी शहर के लोग अवामी हुकूमत कायम कर लेते, तो कभी शाही खानदान कब्जा करके जमहूरियत उलट देता और अपनी आमरीत बादशाहत कायम कर लेता। मैकियावेली की जिंदगी के इब्तदाई दौर में एक अमीर शाही खानदान मेडिची तारीख में बहुत मशहूर है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी सीरियल्स भी हैं, वो खानदान इस शहर पर हुक्मरान था। लेकिन हुआ ये कि कुछ अरसे बाद ही शहर वालों ने मेडिची डायनेस्टी का तख्ता उलटकर फिर से वहां पर अवामी राज कायम कर दिया। इस अवामी जमहूरी हुकूमत में फ्लोरेंस में मैकियावेली को बहुत अरूज मिला। वो 1512 तक इस शहर में अहम पॉलिटिकल एक्टर रहा, सियासी किरदार अदा करता रहा। जमहूरी हुकूमत ने उसे अपना सफ़ीर बनाया था और बतौर सफ़ीर, बतौर एम्बेसडर वो बहुत से दूर दराज के इलाकों में, मुल्कों में सफ़र करता रहा, अपने शहरी स्टेट का, अपनी सिटी स्टेट का मुकदमा लेकर जाता था। फ्लोरेंस के इर्द गिर्द दोस्तों उन दिनों यूरोप में शहरी हुकूमतें, सिटी डेमोक्रेटिक स्टेट्स कम थीं, ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स थीं, शाही राज थे, बल्कि यूरोप से बाहर भी। उनके हुक्मरानों को प्रिंस ज़्यादातर कहा जाता था, जबकि उस वक्त की बड़ी बड़ी एम्पायर्स जैसा कि ऑटोमन एम्पायर, इंग्लैंड की, फ्रांस, हॉली रोमन एम्पायर वगैरह भी थी, जिनके हुक्मरान शहनशाह एम्परर होते थे और वहाँ किसी न किसी ताकतवर खानदान का राज था। इन एम्पायर्स और रियासतों में आपसी साजिशों के अलावा एक दूसरे से जंगें भी चलती रहती थी। तो दोस्तों, ये अब जानते हैं, ये वो दौर है जब हिंदुस्तान में भी एक अनरेस्ट था। बाबर ने मुगलिया सल्तनत इसके कुछ बाद ही कायम की थी, लेकिन ये अनरेस्ट मैकियावेली के इल्म में था। फिर यूरोप की ऑटोमन एम्पायर के साथ मुसलसल जंगें चलती रहती थीं। ऑटोमन एम्पायर के ताकतवर सुल्तान सलीम याऊस ने उसी के दौर में ममलूक सल्तनत मिस्र में ख़त्म की थी और अब्बासी खिलाफत का मुकम्मल खात्मा हुआ था और फिर खिलाफत आपको पता है ऑटोमन एम्पायर में आ गई थी। तो ये वो सब कुछ देखता था कि ताकतवर रियासतें और यूरोप में जो प्रिंस जिन स्टेट्स को गवर्न करते हैं, इनके दरमियान क्या चलता रहता है। मैकियावेली फ्लोरेंस के सफीर की हैसियत में जब किसी भी दरबार में जाता था इनमें से, तो वहाँ की एम्पायर्स और स्टेट्स का बहुत गहरा मुशाहदा करता था, वहाँ की तहजीब और तारीख को भी पढ़ता था, साजिशों और जंगों के नतायज को गौर से देखता था। यही सब ऑब्जर्व करते हुए उसने फिर अपनी राय कायम की कि किसी बादशाह या प्रिंस को कौन से इकदामात, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जो उसे कामयाब करेंगे, और क्या वो स्टेप्स हैं जो आखिरकार इन लोगों को नाकामी की तरफ लेकर जाते हैं और स्टेट में क्योस पैदा कर देते हैं। मैकियावेली दोस्तों इसी हैसियत में अपनी स्टेट फ्लोरेंस के लिए काम करता रहा, मुख्तलिफ स्टेट्स में, एम्पायर्स में जाता रहा। लेकिन 1512 में एक बार फिर मेडिची खानदान वापिस आ गया।
मेडिची डायनेस्टी ने कब्जे के बाद अब ये किया कि जमहूरी दौर के अहम लोगों के खिलाफ भरपूर इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी, रिवेंज उन्होंने लेना शुरू कर दिया क्योंकि इन्होंने उनकी हुकूमत खत्म की थी। मैकावली भी अब मेडिचीज के निशाने पर था। इस पर हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाया गया और इसे गिरफ्तार करके कैद खाने में लटका दिया गया। इसे कलाइयों से बांधकर छत से झुला दिया जाता था और फिर अचानक किसी वक्त रस्सी काटकर जमीन पर फेंक दिया जाता था। मुसलसल बंधे रहने और बार बार गिरने के खौफ से और जागते रहने से इसके आसाब और बाजू शल हो जाते थे। फिर जब ये मुसलसल इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद जमीन पर गिराया जाता था तो इसकी कमर भी गहरी चोटें खाती थी। ऐसे ही तकलीफ दे मराहल से गुजरते हुए आखिर किसी दिन इसे रिहा कर दिया गया, जिंदा छोड़ दिया गया। ये तबाह हाल और खराब सेहत वाला मैकावली दोबारा फिर सियासत में कभी सरगर्म ना हो सका। कई साल अपने जख्म चाटते रहने के बाद 1527 में फ्लोरेंस में किसी जगह पर मैकावली की मौत हो गई। ताहम अपनी मौत से पहले कई बरस पहले उसने वो किताब लिख दी जिसमें उसने अपने तमाम तजर्बात एग्जाम्पल्स के साथ शेयर कर दिए, जिसमें उसने बताया कि एक हुक्मरान, जिसे वो प्रिंस कहता है, उसे अपनी रियासत को कैसे मजबूत रखना चाहिए और बार बार की बगावतों और नाकामियों से वो कैसे बच सकता है। लेकिन ये प्रिंट उसकी मौत के 5 बरस बाद 1532 में हुई। अब यूं है कि दी प्रिंस को पढ़ते हुए हमारे जहन में दोस्तों ये सारा बैकग्राउंड बहरहाल रहना चाहिए कि वो ये किताब क्यों लिख रहा था। दी प्रिंस में मैकावली बात यहां से शुरू करता है कि दुनिया में 2 तरह के हुक्मरान होते हैं, यानी वो दुनिया जिसमें वो रहता था। एक वो जिन्हें हुकूमत इसलिए मिली है कि उनके बाप दादा भी हुक्मरान थे, यानी एक मोरूसी प्रिंस होता है। दूसरा वो कहता है कि वो प्रिंस होता है जो अपने जोरे बाजू से या तारीख के किसी फेर की वजह से हुक्मरान बन जाता है। अब वो कहता है कि पहली किस्म के मोरोशी प्रिंस के लिए हुकूमत करना आसान होती है क्योंकि रियासत स्टेट पहले से उसके खानदान के ऑर्डर को मानने के लिए सुध चुकी होती है, आदी हो चुकी होती है। उनके लिए कुछ भी नई बात नहीं होती। अगर ये मोरोशी प्रिंस बहुत जालिम साबित ना हो जाए या बहुत बड़ी गलती या बुजदली ना दिखा दे तो रियासत के पावर प्लेयर्स और आवाम इसके वफादार ही रहते हैं। इसके लिए हुकूमत करना निस्बतन आसान होता है। लेकिन दूसरी किस्म के जो प्रिंस होते हैं दुनिया में, यानी जिनको इक़्तिदार किसी हादसे के नतीजे में मिला होता है, उसके लिए हुकूमत करना आसान नहीं होती। उसे बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। सबसे पहले तो मैकावली कहता है कि इस तरह के प्रिंस को जो चैलेंज फेस करना पड़ता है वो ये खतरा होता है कि किसी भी वक्त पुराना मोरसी प्रिंस या उसी खानदान का कोई वारिस वापस आ सकता है। इस तरह जो ताकतवर लोग इस हादसाती प्रिंस को हुकूमत में लाते हैं वो भी इससे नाराज होने लगते हैं। ये भी खतरा उस पर मंडलाता है। वो लोग जो अपने जाती मुफादात के लिए नए प्रिंस का साथ तो दे रहे होते हैं, लेकिन जब नया प्रिंस उन्हें उनके मुफादात जो उनके जहन में होते हैं वो पहुंचाने में किसी भी तरह नाकाम रहता है या ताखीर करता है, जो कि हो भी सकती है, तो ये वाले लोग जो उसे ताकत में लेकर आए होते हैं वही उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अवाम भी नए प्रिंस के बहुत ज्यादा हामी नहीं होते क्योंकि उनकी मोहब्बत तो पुराने प्रिंस और उसके खानदान से थी जिसकी हुकूमत के वो आदी हो चुके थे, जिसे वो हुक्मरान देखते रहने के आदी हो चुके थे। तो इस तरह नए प्रिंस के लिए कहीं भी हुकूमत करना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो कहता है कि इस दूसरी किस्म में से भी वो प्रिंस जिसने अपने जोरे बाजू से हुकूमत हासिल की होती है वो तो कुछ सिक्योर होता है, लेकिन जो शख्स महज किसी हादसे के नतीजे में हुकूमत में आता है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता। ये अक्सर फौरी चैलेंजेस के नीचे दब कर खत्म हो जाता है। मैकावली कहता है कि जो प्रिंस किसी मोरोसी हुक्मरान की जगह हुकूमत में आता है उसे बहुत से सख्त कामों के लिए फौरी तैयार होना चाहिए। पहला काम तो उसे ये करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द शाही खानदान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे। इसके बाद उसे अपने तमाम मुखालफिन का भी फौरी सफाया कर देना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि ये काम इक़्तिदार संभालते ही फौरी करने चाहिए क्योंकि इन कामों को जितना ताखीर से किया जाएगा उतना ही मुश्किल हो जाएंगे। हाँ, एक दफा दुश्मनों को खत्म कर लिया जाए तो इस खात्मे के बाद वो कहता है कि प्रिंस को मजीद कोई कत्लेआम नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो प्रिंस की शोहरत जालिम और कातिल की हो जाएगी। इसके अलावा प्रिंस को वो कहता है कि हर वक्त अपनी सिक्योरिटी और अपने इर्द गिर्द के लोगों से मुतल्लिक चौकस रहना चाहिए। उसे चाहिए कि वो खुशामदियों को भी करीब न फटकने दे, साजिशों पर कड़ी नजर रखे, ना बहुत नरमी दिखाए और ना बहुत ज्यादा सख्ती। उसे लोगों को मुसलसल ये तासुर देना होगा कि वो वक्त पड़ने पर किसी भी किस्म का एक्शन ले सकता है। उसकी पर्सनैलिटी किसी भी किस्म की हो सकती है, वो रहमदिल भी हो सकता है, सखी भी हो सकता है, और वक्त पड़ने पर वो इस तरह गर्दन भी उड़ा सकता है कि उसके माथे पर शिकन तक नहीं आएगी।
کہتا ہے کہ پرنس کو اپنے اصولوں کا پابند ہونا چاہیے، یعنی جو بات وہ طے کر دے، جو قانون وہ بنا دے یا جو اعلان کر دے اس پر پھر پوری طرح عمل کرے۔ اگر وہ بار بار اپنے کال سے پھرے گا، یو ٹرن لے گا، تو لوگ اس کی بات پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے، وہ اپنی بات کی طاقت کو کھو دے گا، جبکہ حکمران کے لیے اس کی بات کی طاقت اس کی تلوار کی طاقت سے اہم ہوتی ہے۔ میکاولی کہتا ہے کہ پرنس کو چاہیے کہ وہ عام لوگوں کے مال و دولت اور خاص طور پر ان کی خواتین پر کبھی نظر نہ رکھے۔ اگر کرے گا ایسا تو یہ تباہ کن غلطی ہوگی۔ ایسا کرنے سے اس کے قریب کبھی بھی کوالٹی ہیومنز، بہتر انسان جمع نہیں ہوں گے۔ پرنس کو لوگوں کے ساتھ رحم دلی تو کرنی چاہیے، لیکن اس طرح کہ اسے بزدل نہ سمجھا جائے، کیونکہ حد سے بڑھی ہوئی رحم دلی کا نتیجہ بدامنی کی شکل میں نکلا کرتا ہے۔ اس سے لوٹ مار اور قتل عام شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے پرنس اس حد تک سخت اور ضرورت پڑنے پر ظالم بھی ہونا چاہیے کہ اس کی ریاست میں ایک آرڈر اس کے خوف سے قائم رہے۔ لوگ اس سے بے وفائی کرنے لگیں تو 100 بار سوچیں۔ میکاولی کے نزدیک ایک ظالم پرنس جس نے اسٹیٹ میں آرڈر قائم کیا ہو اس رحم دل پرنس سے اچھا ہے جس کی ریاست میں بدامنی ہو، انارکی ہو، لوٹ مار کا بازار گرم ہو۔ ایک اور فیکٹر دوستو جو کسی بھی پرنس یا اس کی ریاست کے عروج و زوال میں میکاولی کے نزدیک اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ ریاست کا نظام ہے۔ جن ریاستوں میں پرنس حکومت کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ 2 طرح کی ہوتی ہے نظام کے اعتبار سے۔ ایک ایسی ریاست جس میں پرنس یا بادشاہی آل ان آل ہوتا ہے، جبکہ نیچے شہروں اور علاقوں میں اس کے نمائندے اسی کے نام پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نمائندے اپنے طور پر اس علاقے میں بہت طاقتور اور مقبول نہیں ہوتے، عوام کے نمائندے نہیں ہوتے براہ راست۔ اور دوسری ریاست نظام کے اعتبار سے وہ ہوتی ہے جس کا حکمران تو بادشاہ ہوتا ہے، لیکن نیچے علاقوں میں مقامی سردار اور وہ لوگ حکومت کرتے ہیں جنہیں عوامی حمایت حاصل ہوتی ہے، جن کی اپنی بھی روٹس ہوتی ہیں، خواہ وہ موروثی ہوں یا کسی اور وجہ سے ہوں، لیکن وہاں ان علاقوں میں ان لوگوں کی اپنی روٹس ہوتی ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ پہلی قسم کی ریاست یعنی جہاں پرنس اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کرتا ہے، اس پر قبضہ کرنا وہ کہتا ہے کہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بیرونی طاقت ایسی ریاست پر حملہ کرے گی تو اسے اندر سے کوئی مدد نہیں مل سکے گی، کیونکہ عوام کی ہمدردیاں تو براہ راست پرنس کے ساتھ ہوں گی، جبکہ حکومتی نمائندے، اس کے کارندے عوامی سپورٹ تو نہیں رکھتے، اس لیے وہ کسی بیرونی طاقت کے ساتھ مل کر اپنے پرنس کے خلاف کوئی بغاوت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جبکہ پرنس کے پاس یہ آپشن ہر وقت ہوگا کہ وہ عوام کو اپنے پرچم تلے جمع کر کے بیرونی طاقت کو بھی بآسانی شکست دینے کے قابل ہوگا اور اندرونی بغاوت کو بھی کچلنے کے قابل ہوگا۔ لیکن میکاولی کہتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے پرنس کو ایسی اسٹیٹ میں شکست ہو جائے اور دشمن شاہی خاندان کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس نئے حکمران کے لیے یہاں پر حکومت قائم رکھنا آسان ہوگا، یعنی ایسی اسٹیٹ پر قبضہ کرنا، اقتدار حاصل کرنا مشکل ہوگا، لیکن قبضہ رکھنا آسان ہوگا، کیونکہ شاہی خاندان کے علاوہ کسی اور سے عوام کی لائلٹی، وفاداری ہوگی ہی نہیں، سو وہ بغاوت کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ حکومت کے سابقہ نمائندوں میں سے کسی کے پاس بھی اتنی عوامی حمایت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے طور پر بیرونی طاقت سے لڑ سکے، لوگوں کو جمع کر سکے۔ ایسی ریاست کی سب سے بڑی مثال میکاولی جو دیتا ہے وہ ترکی یعنی اوٹومن امپائر کی، سلطنت عثمانیہ کی دیتا ہے، جہاں سلطان ہر علاقے میں اپنے وفاداروں کی مدد سے حکومت کرتا ہے۔ مطلب دی پرنس لکھے جانے کے وقت 1513 کے قریب جو صورتحال تھی اوٹومن امپائر کی، یہ اس کی بات کر رہا ہے۔ کچھ صدیوں بعد یہ صورتحال بدل بھی گئی تھی، تو وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے کہ اس وقت سب سے بہترین مثال ایسی اسٹیٹ کی جہاں آل ان آل بادشاہ ہے، حکمران ہے، اوٹومن امپائر کا سلطان ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بہترین مثال ہے۔ اوٹومن امپائر پر قبضہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ساری کی ساری اوٹومن امپائر شاہی خاندان کے نیچے یکجا ہے، اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کرتی ہے، لیکن اگر کبھی کسی نے اوٹومن امپائر پر قبضہ کر لیا تو یہ قبضہ برقرار رکھنا میکاولی کے نزدیک بہت آسان ہوگا۔ ترکی کی طرح ایسی ریاست کی ایک اور مثال میکاولی اسکندر اعظم کے دور کی پرشین خامنشی امپائر، اکمنیڈ امپائر کی بھی دیتا ہے، یعنی وہ ایرانی سلطنت جس کے شہنشاہ داریوس کو اسکندر اعظم نے شکست دی تھی اور اس پر قبضہ کیا تھا۔ لیکن جب اسکندر اعظم کا انتقال ہو گیا تو ایرانی امپائر کے علاقوں پر یونانی قبضے کے خلاف کوئی بغاوت نہیں ہوئی۔ اسکندر اعظم کے جانشین گوکے آپس میں لڑتے رہے، انہوں نے امپائر کو آپس میں بانٹ لیا، لیکن عوامی سطح پر جو پرشین امپائر کے اپنے نمائندے تھے ہر جگہ پر، ان میں سے کسی نے بغاوت نہیں کی، کیونکہ ایرانی امپائر بھی اوٹومن امپائر کی طرح پہلی قسم کی سلطنت تھی جس میں پرنس حکمران آل ان آل تھا۔ اس کے مقابلے میں دوستو میکاولی کہتا ہے کہ دوسری قسم کی اسٹیٹ نظام کے اعتبار سے ایسا علاقہ جس میں پرنس کے بعد مقامی سردار، مقامی نمائندے اپنے علاقوں میں طاقتور ہوتے ہیں، ان کی روٹس ہوتی ہیں، اس پر قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے۔
क्योंकि इसमें कोई भी मुकामी लीडर अवामी ताकत की मदद से या बैरूनी मदद से प्रिंस का तख्ता उलटने की सलाहियत रखता है। लेकिन मसला ये होता है कि ऐसी रियासत पर कब्जा करना आसान होता है पिछली रियासत के बरस, लेकिन कब्जा बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि नए प्रिंस को भी लोकल लीडर से, मुकामी सरदारों से उतना ही खतरा होता है जितना कि पहले प्रिंस को था जिसको निकाला गया। क्योंकि अवाम तो लोकल लीडर्स को ही अपना सब कुछ समझते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी प्रिंस के खिलाफ लड़ने का मौका मिले तो वो पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनकी लॉयल्टी पहले अपने सरदार के साथ। मैकियावेली द प्रिंस में दोस्तों इंसानी नफ्सियात का भी बार बार जिक्र करता है। वो लिखता है कि इलाके फतह करना इंसानों की ख्वाहिश है, उनकी विश है, और जब भी इंसानों के पास ताकत होती है वो ऐसा करते हैं। इसके लिए उन्हें इल्जाम नहीं दिया जा सकता, बल्कि वो कहता है कि इनकी तारीफ होनी चाहिए। हाँ, मसला सिर्फ उस वक्त होता है उसके मुताबिक जब कोई प्रिंस बगैर सलाहियत के, बगैर कैपेबिलिटी के इलाके फतह करने के लिए चल पड़ते हैं। अगर किसी प्रिंस में इतनी ताकत नहीं कि वो हमसाया रियासत को फतह कर सके, तो मैकियावेली कहता है कि इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद मैकियावेली बताता है कि अगर कोई प्रिंस अपने जोरे बाजू पर किसी इलाके को फतह कर लेता है, फतह करने चल पड़ता है और फतह कर भी लेता है, तो मतलब उसके पास सलाहियत होती है, तो उसे उस इलाके को अपने कब्जे में रखने के लिए 3 ऑप्शंस में से कोई एक इस्तेमाल करना होगा। पहला ये कि उस इलाके पर कब्जा करके उसे बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया जाए। दूसरा ये कि वो वहां खुद रहना शुरू कर दे उस नए इलाके में और बराह रास्त उस जगह का इंतजाम चलाने लगे। तीसरा ये कि वो वहां अपने लोगों को आबाद कर दे ताकि वहां की डेमोग्राफी उसके हक में बदल जाए, मतलब उसके हामियों की तादाद ही उस इलाके में बढ़ जाए, तो फिर अब क्या बगावत होगी। लेकिन वो कहता है एक चौथा तरीका भी है कि उस जगह को अपनी पसंद के मुकामी हुक्मरानों के सुपुर्द कर दिया जाए और उनसे खिराज लिया जाए। ताहम ये तरीका मैकियावेली के नजदीक ज्यादा कामयाब नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही प्रिंस हटेगा वहां बगावत होने का पूरा पूरा चांस होगा। इसलिए किसी शहर को कब्जे में लेकर उसे अपने साथ अटैच रखने का मैकियावेली के नजदीक बेहतरीन तरीका यही है कि उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाए, जैसा कि रोमन्स ने अपने दुश्मन कार्थेजियन अंपायर के मरकजी शहर को ताराज कर दिया था, शहर को खंडर बनाकर रख दिया था, ताकि उनके मुकाबले में वो कभी दोबारा खड़ा ना हो सके। मैकियावेली कहता है कि उन शहरों को तो खास तौर पर तबाह कर देना चाहिए जहां के लोगों को डेमोक्रेसी और अवामी राज की आदत हो चुकी हो, क्योंकि उन पर कब्जा कायम रखना मुमकिन नहीं होता। अगर उन्हें तबाह नहीं किया जाएगा तो वो कहता है कि ये डेमोक्रेसी लवर सिटीज जो हैं ये प्रिंस को तबाह कर देंगे। इसकी वजह वो ये बताता है कि ऐसे शहरों में अपनी पुरानी आज़ादी इजहार और इसके फ़ायदों की याद हमेशा लोगों के दिलों में बाकी रहेगी, और इसी की बुनियाद पर आवाम को काबिज ताकत के खिलाफ हमेशा भड़काया जा सकेगा, आसान होगा। और आप फिर चाहे वो प्रिंस कितने भी फ़ायदे उन लोगों को पहुँचा ले, लेकिन डेमोक्रेसी ना दे, तो वो कभी भी उस फ़ायदे की कदर अपनी आज़ादी के मुकाबले में नहीं करेंगे। यहाँ मैकियावेली दोस्तों इटली के इलाके पीसा की मिसाल देता है। वो कहता है कि ये आज़ादी से आशना जमहूरियत पसंद इलाका फ्लोरेंस के कब्जे में तो एक दफ़ा आ गया, लेकिन चूंकि इसे तबाह नहीं किया गया, इसे ख़त्म नहीं किया गया, तो फिर ये हुआ कि एक सदी बाद देखिए उन्होंने आज़ादी हासिल कर रही। अगर पीसा को तबाह कर दिया जाता तो वो फिर इस काबिल ही ना रहता कि आज़ादी हासिल करे। मैकियावेली के मुताबिक प्रिंस को अपने इर्द गिर्द की रियासतों को गौर से देखते रहना चाहिए। जो रियासतें कमज़ोर हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के बहाने अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। वो कहता है कि ये बेहतर है, कब्जा कर लेना चाहिए। जबकि जो ताकतवर रियासतें हों हमसाये में, उन्हें कमज़ोर करने के लिए मुसलसल कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्रिंस के हमसाये में, उसके साथ, उसके बाजू में कोई भी ताकतवर रियासत दरअसल उसके लिए पोटेंशियल थ्रेट है। फिर वो कहता है कि प्रिंस जिस कमज़ोर स्टेट पर कब्जा करे उसके अंदर, यानी हमसाया स्टेट पर, उसके अंदर 2 बातों का उसे ख्याल रखना चाहिए। एक तो किसी भी गैर मुल्की ताकत को तिजारत के नाम पर या मदद के लिए, मिलिट्री हेल्प के लिए इसमें कभी घुसने ना दे। दूसरा काम ये करे कि इस इलाके में किसी एक शख्स को कभी बहुत ताकतवर ना होने दे। लेकिन अगर इनमें से कोई एक सूरत भी हो गई तो प्रिंस की रिट कमजोर हो जाएगी, बल्कि खत्म हो जाएगी। इसके लिए मैकियावेली रोमन अंपायर की मिसाल देता है कि कैसे रोमियो ने कभी भी यूनानियों के किसी लीडर को अपने इलाके में ताकतवर नहीं होने दिया था। वो उसे ताकत पकड़ने से पहले ही खत्म कर देते थे। फिर वो 15वीं सदी के इटली की मिसाल भी देता है कि कैसे उन्होंने 2 कस्बों में झगड़े के दौरान मदद के लिए फ्रांस को बुला तो लिया, लेकिन फ्रांस ने आधे से ज्यादा इटली पर ही कब्जा कर लिया। फ्रांस और इटली की हुकूमतों पर दोस्तों बार बार मैकियावेली अपनी किताब दी प्रिंस में तनकीद करता है, इनकी मिसालें देता है, लेकिन इसके बावजूद आपको बताएं कि ओवरऑल मैकियावेली फ्रांस से मुतासिर था। किताब में ये नजर आता है।
دی प्रिंस में 16वीं सदी 16th सेंचुरी के फ्रांस को अच्छी हुकूमत का बेहतरीन नमूना उसी ने कहा है। मैकियावेली फ्रांसीसी पार्लियामेंट की तारीफ करता है। आप हमारी सीरीज फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जिसका लिंक यहाँ भी है, आप देख चुके हैं कि फ्रेंच पार्लियामेंट में अवाम और ताकतवर तबकों दोनों की नुमाइंदगी होती थी। ये पार्लियामेंट बादशाह के फैसलों को नाफिज करती थी और यूं बादशाह पर बराह रास्त डायरेक्ट किसी सख्त फैसले का भी इल्जाम नहीं आता था, सब पर एक जैसा बार आता था। यानी मैकियावेली के नजदीक ये एक अच्छा इदारा था जिससे प्रिंस की हुकूमत महफूज रह सकती है और रहती थी। द प्रिंस में दोस्तों मैकियावेली एक और बहुत दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है कि हुक्मरान को, प्रिंस को अपने हमसायों में, नेबर्स में होने वाली किसी जंग में गैर जानिबदार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर प्रिंस गैर जानिबदार रहेगा तो जो रियासत आखिर में जीत जाएगी वो फिर आप पर भी जरूर हमलावर होगी। जबकि हारने वाली स्टेट के अवाम भी आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे, आपको हमदर्दी नहीं देंगे, क्योंकि ये बात लोगों के दिलों में बैठ जाएगी, हारने वालों के, कि जब हम मर रहे थे तो ये हमजाया प्रिंस तो हमारी मदद को आया ही नहीं। मतलब फातेह और मफ्तूह, हारने वाला और जीतने वाला, दोनों ही गैर जानिबदार प्रिंस और उसकी स्टेट के खिलाफ रहेंगे। सो मैकियावेली प्रिंस को मशवरा देता है कि किसी जंग में, हमसायों की किसी जंग में गैर जानिबदार नहीं रहे, बल्कि देखे कि फातेह कौन हो सकता है, फिर उसका साथ दे। द प्रिंस के मुताबिक किसी भी रियासत के निज़ाम को तब्दील करने से ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं होता, यानी इनकलाब लाने से मुश्किल कोई काम नहीं, क्योंकि जो लोग पुराने निज़ाम से फायदा उठा रहे होते हैं वो नई इस्लाहात के, नए तरीकों के दुश्मन हो जाते हैं, जबकि जो लोग नई इस्लाहात की हमायत कर रहे होते हैं वो भी वक्त पड़ने पर प्रिंस के साथ जिंदगी और मौत की जंग में खड़े नहीं होते। यानी मैकियावेली कहना चाहता है कि पुराने निज़ाम को चलाए रखना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि नया निज़ाम लाया जाए, और अगर लाना हो तो जरा एहतियात बरतनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। मैकियावेली का प्रिंस दोस्तों शेर और लोमड़ी दोनों की खसूसियात रखता है, क्योंकि शेर के साथ मसला यह है कि वो है तो बहुत ताकतवर, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, रोब भी बहुत है, लेकिन वो अपने रास्ते के खुफिया फंदों को देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। जबकि इसके मुकाबले में लोमड़ी खुफिया फंदों को, लहजों के उतार चढ़ाव को तो भांप लेती है, लेकिन अगर भेड़िए हमला कर दें तो वो बेचारी अपना दिफा नहीं कर सकती, दूसरों का उसने क्या करना है। तो वो कहता है मैकियावेली कि प्रिंस को पहले तो लोमड़ी की तरह अपना रास्ता साफ रखना चाहिए, फिर भेड़ियों के हमलों का जवाब देने के लिए उसे शेर भी होना चाहिए, ताकि भेड़िए उसके नाम से भी खौफ खाएं। मैकियावेली कहता है कि जो दलेर लोग, बहादुर लोग सिर्फ गैरत के चक्कर में शेर बनने की कोशिश में खुद को शेर दिखाने की कोशिश करते हैं और लोमड़ी की चाल भूल जाते हैं, जल्द ही लोग उनकी यादगार पर शमع जला रहे होते हैं। दोस्तों ये सारी बातें करने के साथ मैकियावेली एक चैप्टर में वो मकसद बयान करता है जिसके लिए उसने दी प्रिंस लिखी थी। वो बताता है कि इटली बुरी तरह तबाह हो चुका है, जिस तरह के कभी यहूदी कबाइल तबाह हाल थे और हजरत मूसा ने बनी इसराइल को इकट्ठा किया था, उनकी मदद की थी। जैसे वो कहता है कि ईरानियों पर जुल्म हो रहे थे तो साइर आजम ने आकर उनको बचाया था। तो वो कहता है कि अब इटली के हालात भी ऐसे हो चुके हैं कि कोई आए और इसे बचाए, इसे बैरूनी हमलावरों से तहफुज दे और अंदरूनी क्योस से भी इसको निकाले। यानी उस चैप्टर के मुताबिक बुनियादी तौर पर मैकियावेली वो सारे मशवरे जो इस किताब में डिस्कस कर रहा है वो उस प्रिंस को दे रहा है जो उसके ख्याल में आएगा और इटली को बचाएगा और इटली को तरक्की देगा। मैकियावेली दोस्तों एक मुहब्बे वतन शहरी की तरह ये चाहता था कि उसका मुल्क मसाइल के भंवर से निकल जाए। लेकिन दोस्तों जब 1532 में ये किताब शाया हुई और मैकियावेली की शोहरत फैलने लगी तो इस किताब पर बहुत से एतराज़ात हुए, जो कि बहुत हद तक दुरुस्त भी थे, क्योंकि इस किताब में बहुत से जालिमाना मशवरे दिए गए। सबसे ज्यादा ये कहा गया कि मैकियावेली के असूल इखलाकियात का जनाजा है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट साइटेड सोच रहा है, बहुत कोता नजर है। कहा गया कि प्रिंस को सिर्फ वो मशवरे दिए जा रहे हैं जिनसे रियासत में आर्जी तौर पर टेम्परेरीली सुकून हो जाएगा, लेकिन मुस्तकिल देर पा अमन नहीं हो पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा एतराज ये हुआ द प्रिंस पर कि मैकियावेली ने इंसानी नफ्सियात को दरअसल दुरुस्त नहीं समझा, क्योंकि इंसान सब कुछ सिर्फ अपने फायदे और हुकूमत के लिए ही नहीं कर रहा होता, बल्कि वो रहम दिल भी होता है और दोस्ती के जज्बे से भी मगलूब होता है, और बहुत से काम वो इस वजह से करता है। और अलायंस के लिए, स्टेट को मजबूत रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये और इस जैसे और बहुत से एतराज़ात के साथ साथ दोस्तों मैकियावेली की हमायत में भी कुछ आवाज़ें तारीख में उठी हैं। मसलन कहा जाता है कि उसने अपने दौर का हकीकत पसंदी से तज्जिया किया। वो रियलिज्म का शिकार था, किसी आइडियलिज्म का शिकार नहीं था। उसने मारामारी के दौर में किसी सल्तनत को इस्तेहकाम देने के लिए, किसी सिटी
اسٹیٹ کو, شہری ریاست کو استحکام دینے کے پریکٹیکل آئیڈیاز فراہم کیے, وہ آئیڈیاز جن کی بہت سی زندہ مثالیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اور بہت سی پڑھ چکا تھا. وہ یہ مثالیں اپنی کتاب میں, مختصر سی کتاب میں بار بار دیتا ہے. میکاولی دوستو, اس کی کتاب دی پرنس درست تھی یا غلط, کسی کی کوئی بھی رائے ہو, یہ حقیقت اپنی جگہ برقرار ہے کہ میکاولی کا دی پرنس آج بھی ریلیونٹ ہے, ہمیں مختلف سٹیٹس میں نظر آتا ہے. 500 سال بعد, 500 ایئرز کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ جو کوئی اقتدار کے کھیل میں اخلاقیات کے بجائے صرف جیت اور ہار کے طریقے اپناتا ہے, جیت اور ہار کو ذہن میں رکھ کر کچھ طریقہ اپناتا ہے, اور اسے آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہ میکاولی کو فالو کر رہا ہے. عموماً ظالم حکمرانوں اور ڈکٹیٹرز کو میکاویلین لیڈرز کہا جاتا ہے. ویسے اگر آپ غور سے دیکھیں دوستو, تو میکاولی نے جو کہا اس پر آج آپ کو بہت سے حکمران عمل کرتے نظر آئیں گے, کچھ اعلانیہ اور کچھ غیر اعلانیہ. دوستو, آپ کے خیال میں آج وہ کون سے پاورفل لیڈرز ہیں جو پاور گیم میں میکاویلین پرنسپلز پر ہی عمل کر رہے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیں. ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی فالو کریں, وہاں بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں, ہم وہ بھی پڑھتے ہیں. جدید دور کے پرنس دوستو محمد بن سلمان کی کہانی ضرور دیکھیے یہاں, کیونکہ ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ میکاویلین پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں. یہاں فرینکنسٹائن مانسٹر کی کہانی آپ جان سکتے ہیں, اور یہاں جانیے مثالی ریاست یوٹوپیا کیا ہوتی ہے.